दोस्तों, कहानी पहली के पार्ट 1 तो आप लोग सुन चुके होंगे। अब चलिए सुनेंगे पार्ट 2। गत अंक में अपने पढ़ा था कि किशन रोज की तरह रात की ड्यूटी करने कानपुर शहर जाता है, लेकिन आज वह वापस अपने गांव नहीं पहुंचा। इससे उसकी पत्नी राधा बहुत परेशान हो जाती है। अब इसके आगे सुनिए। सूरज सिर पर चढ़ आया था और अभी तक किशन का कोई अता पता नहीं लगा था। राधा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सुबह से उसने कुछ खाना पिया भी नहीं था, जिससे पति का कोई अता पता ना चले तो उसे न भूख लगती है और न प्यास। राधा की भूख प्यास सब खत्म हो गई थी। एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसकी दुनिया होती है। सारे सुख उसी से है। विशेषकर घरेलू स्त्रियों के लिए समस्त सुखों का स्रोत पति ही होता है। वही घर का अर्थ तंत्र संभालता है और वही कमाई का एकमात्र जरिया होता है। परिवार को पालने का उत्तरदायित्व भी उसी का होता है। पति के बिना जिंदगी कितनी भयावह होती है, यह बात विधवा और परित्यक्ताओं से पूछो। राधा ने दोपहर को अपनी माँ को यह बात बताई। राधा के घर वाले तुरंत उसके पास आ गए। सबसे चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे कि आखिर किशन गया तो गया कहाँ। क्या वह घर छोड़कर चला गया है? क्या उसके साथ कोई हादसा हो गया है? घर छोड़कर जाने की बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। राधा जैसी सुंदर स्त्री को छोड़कर कौन जा सकता है? राधा तो कभी किशन से लड़ती भी नहीं थी। ऐसी पत्नी आजकल मिलती कहाँ है? लोग कहते हैं कि ऐसी बीबियां आजकल बनना ही बंद हो गया है। सतयुग में मिला करती थी ऐसी पत्नियां और अब तो घोर कलयुग है। देश काल परिस्थितियों के आधार पर सब कुछ बदल जाता है, तो क्या पत्नियां नहीं बदलेगी? किशन की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वह लड़ना तो जानता ही नहीं था। धन दौलत थी नहीं उसके पास जिससे कोई उसका अपहरण करता। फिर उससे कोई दुश्मनी क्यों करेगा? ले देकर उससे पास सिर्फ राधा ही थी। हाँ, राधा इतनी सुंदर थी कि उससे हर किसी को इश्क हो सकता था, लेकिन राधा तो सही सलामत है। फिर बात क्या हुई? क्या कोई दुर्घटना घट गई? हाँ, ये तो हो सकता है। वह मोटरसाइकिल से जाता था रोज। गांव से कानपुर ज़्यादा दूर नहीं था, केवल 20 या 25 किलोमीटर दूर था। मोटरसाइकिल भी वह तेज नहीं चलाता था, लेकिन ट्रक और बस तो बेकाबू चलते हैं ना यहाँ। क्या पता किसी ने उसे टक्कर मारी दी हो। दोपहर के 3 बज गए थे, लेकिन अभी तक किशन के बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी। अंत में तय किया गया कि अब थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। राधा, उसकी माँ और राधा का भाई विनोद तीनों थाने पहुँच गए। थाने में इतनी भीड़ थी जितनी कि सब्जी मंडी में भी नहीं होती है। कोई हत्या की रिपोर्ट लिखवाने आया था तो कोई दुष्कर्म की। ज़्यादातर लोग लड़ाई झगड़े के रिपोर्ट लिखवाने आए थे। कुछ अपहरण की शिकायत लेकर आए थे। लोग रो रो कर रिपोर्ट लिखवा रहे थे। लोगों की हालत देखकर राधा रोना भूल गई थी। अकेले में अपना दुख बहुत बड़ा दिखाता है, लेकिन जब अस्पताल या थाने में जाते हैं तब पता चलता है कि लोग कितने दुखी हैं। उनके दुख जानकर अपना दुख कम लगने लगा जाता है। आजकल अपराध भी कितने हो रहे हैं। जिधर देखो उधर लूटपाट, चोरी, छीना झपटी, ठगी, हत्या, बलात्कार, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, यही सब चल रहा है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस की नौकरी कम होती जा रही है। धरना प्रदर्शन, प्रोटोकॉल ड्यूटी से फुर्सत मिले तो मुकदमों की जांच हो। ज़्यादातर मुकदमे जांच के अभाव में बंद हो जाते हैं। उनमें एक और लग जाती है जिनमें चला पेश ही हो जाता है। उनमें कोर्ट से 10-10 साल तक फैसला नहीं होता है।
गरीब के लिए न्याय व्यवस्था एक मजाक बनकर रह गई है। 2 घंटे के बाद राधा का नंबर आया था थानेदार से मिलने का। विनोद ने थानेदार को सारी बात बताई तो थानेदार ने एक बार राधा की ओर देखकर कहा, कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है क्या? नहीं साहब, हमारे जीजाजी ऐसे नहीं हैं। झट से विनोद बोल पड़ा, मैं तेरे जीजा की बात नहीं कह रही हूँ, तेरी जीजी के बारे में पूछ रहा हूँ। इसका कोई चक्कर चल रहा है क्या? राधा को घूरते हुए थानेदार बोला। थानेदार की बात सुनकर विनोद और राधा की माँ बिफर पड़े। राधा जोर जोर से रोने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार जी? हमारी जीजी ऐसी नहीं है। विनोद तेज आवाज में बोला, अरे भाई, तेरी जीजी सी नहीं है पर दुनिया भी एकदम सीधी सच्ची नहीं है। इतनी सुंदर औरत के पीछे तो लोग पागल हो ही जाएंगे ना। क्या पता किसी का दिल आ गया हो इस पर और इसने उसे पटा लिया हो, फिर इन दोनों ने तेरे जीजा को अपने रास्ते से हटा दिया हो। आजकल ऐसे केस रोज ही हो रहे हैं। थानेदार अपने अनुभव सुनाते हुए कहने लगा। विनोद कुछ कहता इससे पहले राधा की माँ बोल पड़ी, मेरी बेटी चरित्रवान है दरोगा जी, वह किसी की और आंख उठाकर भी नहीं देखती है। रही बात लड़ने झगड़ने की, तो उसने आज तक अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला है और आप इस पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। अरे माताजी, आप नाराज क्यों होती हैं? हम तो रोज ही ऐसी सती सावित्रियों से मिलते हैं जो देखने में सावित्री से भी ज़्यादा पतिव्रता लगती है, लेकिन जिनके कारनामे ऐसे होते हैं कि सुपर्णखा भी शर्मा जाए। खैर कोई बात नहीं, आप अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, पुलिस अपना काम करेगी। थानेदार पीठ छुड़ाने हुए बोला। राधा रिपोर्ट लिखवाने के लिए एक सिपाही के पास बैठ गई और रिपोर्ट लिखवाने लगी। थानेदार ने साइबर एक्सपर्ट को बुलाकर कहा, इसके आदमी का मोबाइल नंबर ले लो और उसकी लोकेशन मालूम करके बताओ। इतना कहकर थानेदार दूसरे काम में लग गया। थोड़ी देर में साइबर एक्सपर्ट थानेदार के पास आकर बोला, सर, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उसकी लोकेशन बिठूर आ रही है। हाँ, वह कौन से बैंक में कहाँ ड्यूटी देता था? थानेदार ने विनोद से पूछा। यूँ बैंक में, महाराजपुर में। महाराजपुर के एकदम ऑपोजिट है बिठूर। वह बिठूर कैसे पहुंचा? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है वहाँ? नहीं, बिठूर में तो कोई नहीं रहता है। अनभिज्ञता प्रकट करके हुए विनोद बोला, तो फिर वहाँ क्या माँ ने गया था वह? थानेदार एकदम गुस्से से बोला, भारत की पुलिस ऐसी ही है, जब वह गुस्से में होती है तो माँ बहन करती ही है। बिना माँ बहन किए लोग पुलिस की बात मानते ही नहीं है। जब वह माँ बहन करती है तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि यह असली पुलिस है, नकली नहीं। अपनी अपनी इमेज है। जैसे होटल का रिसेप्शनिस्ट पत्नी और प्रेमिका को पहचान लेता है, उसी तरह गाली बकने के अंदाज और मात्राओं से असली और नकली पुलिस की पहचान हो जाती है। थानेदार के माथे पर बल पड़ गए। रिपोर्ट लिखवा कर राधा अपने घर आ गई। उसकी माँ और विनोद भी उसके साथ ही आ गए। इस प्रक्रिया में रात हो गई थी। विनोद ने होटल से खाना मंगवा लिया, जिसे खाकर तीनों सो गए। दोस्तों, कहानी का आगे सुनेंगे तीसरी भाग में। कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर जल्दी लेकर आऊँगा इस कहानी का तीसरा भाग। नमस्ते।